अविनाश एक बड़े घर का लड़का है। कॉलेज की लास्ट ईयर की पढ़ाई कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली थी। हमेशा की तरह अविनाश न्यू बाइक से कॉलेज आया। ओ भाई साहब, ये स्पोर्ट बाइक तूने ले भी ली? हाँ, 2 दिन पहले ही डैड को बोला था इस बाइक के बारे में, और अगले दिन देखा तो बाइक घर के बाहर खड़ी थी। क्या नसीब लेके पैदा हुआ है यार तू। थोड़ा मुझे भी दे देता तो रोज की तरह बस में धक्के तो नहीं खाने पड़ते। तुझे कुछ पता करने कहा था, तूने किया कि नहीं? अरे यार, तू पागल हो गया है गौरी के पीछे। भूल जाना उसे। देख, कॉलेज में उससे भी अच्छी अच्छी लड़कियां हैं दोस्त। सीधा सीधा बोल, गौरी किस लड़के से प्यार करती है? अगर तू पता नहीं लगा सकता तो मैं खुद पता लगा लूंगा। अरे अरे रुक, मैंने पता लगाया है। उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। उसे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। क्या बात कर रहा है यार? एक बार फिर उससे प्रपोज करके देखता हूं। अरे सुनता तो जा, उसे तुझ में भी इंटरेस्ट नहीं है। अविनाश गौरी को बहुत पसंद करता था, पर गौरी को अविनाश में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। गौरी, आई लव यू। तुझे कितनी बार कहूँ, मैं तुझसे प्यार नहीं करती। हर बार पूरे कॉलेज के सामने अपनी बेइज्जती कराने क्यों चला आता है तू? पर क्यों? तू मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? क्या कमी है मुझ में, बोल। तुझ में कोई कमी नहीं है, पर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मैंने पहले ही पता लगा लिया है, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तू एक नंबर का चिप्पू है। हर बार की तरह गौरी अविनाश को इस बार भी मना कर देती है। अविनाश कैसे भी कॉलेज खत्म होने के पहले गौरी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इस बार भी मना कर दिया उसने मुझे। तेरा मुंह देख के समझ गया था मैं। गौरी ने इस बार भी तुझे मना ही किया होगा। यहाँ देख, कॉलेज की सबसे हॉट लड़की तुझे भाव दे रही है और तू उस गौरी के पीछे पड़ा है। अरे छोड़ना यार। अरे एक बार देख तो ले। मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, तू और खराब मत कर। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि गौरी में ऐसा क्या है जो तू उसके लिए इतना पागल है। पता नहीं यार, पर उसमें कुछ अलग ही बात है। ऐसे ही रोमियो की तरह प्रपोज करता रहा ना, तो बेटा इस जन्म में गौरी तेरी होने से रही। अरे यार, तो क्या करूं मैं? काला जादू कर उस पे, फिर देख कैसे भागते हुए आएगी तेरे पीछे। काला जादू? ऐसा कुछ नहीं होता, चल चल। ओ भाई साहब, सब होता है पर कोई बोलता नहीं। तुझे पता है ना मेरा बाप कितना बड़ा कंजूस है। अरे मक्खी चूसे एक नंबर का। कितने सालों से मेरी माँ कार लेने के लिए बोल रही थी, पर नहीं, उन्होंने नहीं ली। फिर मेरी माँ मंदिर के पीछे जो खंडर है ना, हाँ, वहां एक काला जादू करने वाली बुढ़िया बैठती है। उसने माँ को कोई पाउडर दिया और बोली दूध में डाल के पिला देना अपने पति को। 2 दिन के अंदर अंदर कार आ गई मेरे घर पे। बाप रे, क्या बात कर रहा है? अविनाश पूरी रात करण की कही काले जादू की बात के बारे में सोचता रहा। क्यों ना मैं भी काला जादू का सहारा लूं, गौरी को अपना बनाने के लिए। रात के 2:30 बजे अविनाश मंदिर के पीछे
खंडर में चला जाता है काला जादू करने वाली बुढ़िया को ढूंढने के लिए। अरे बूढ़ी माँ, ओ बूढ़ी अम्मा, कोई है क्या यहाँ? तभी अविनाश देखता है काला जादू करने वाली बुढ़िया आग के सामने कोई टोटका कर रही थी और साथ ही कच्चा मांस भी खा रही थी। कौन है तू? मेरा टोटका खराब कर दिया। मुझे आपके काले जादू की जरूरत है। क्या? मैं एक लड़की से प्यार करता हूं पर वो मुझे घास तक नहीं डालती। क्या आप उसे मेरी बना सकती हो? बस इतनी सी बात के लिए आधी रात को तू मेरे पास आया है? जी। क्यों ना इस काले जादू से मैं तेरी ही जान ले लूं। ऐसे मत कीजिए, देखिए आप जो कहेंगी वो मैं करूंगा। ठीक है, 3 किलो कच्चा मांस और 3 बोतल दारू लेकर आना। हाँ हाँ, मैं ये सब ले आऊंगा। तू किसी से कहेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, कल सब ले आना और साथ ही जिस लड़की से प्यार करता है उसका एक बाल भी ले आना। चल अब जल्दी जा यहाँ से, वरना तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। अविनाश डर के भागने लगता है। तभी एक आत्मा उसे धक्का देती है। अविनाश उड़ते हुए खंडर के बाहर गिर जाता है। बाप रे! अविनाश झट से कार में बैठ गया और घर की तरफ निकल पड़ा। अगले दिन अविनाश बुढ़िया के पास आता है, गौरी के बाल ले आता है और बुढ़िया ने जो जो मांगा था वो सब कुछ भी लेकर आता है। आ गया तू, मजनू की औलाद। ला मेरी दारू की बोतल और कच्चा मांस। अविनाश ने बुढ़िया को सब दे दिया जो जो बुढ़िया ने मांगा था। और ये है गौरी का बाल। पहले मुझे कच्चा मांस खाने और दारू पीने तो दे। ये सब आप अकेले खाओगे? ये दोनों आत्माएं भी तो हैं खाने और पीने के लिए। मुझे डर लग रहा है, आप मेरा काम कर दीजिए पहले। ये लो गौरी का। चैन से पीने भी नहीं दे रहा। ठीक है, दे उसका बाल और एक तेरे सर का बाल भी। बुढ़िया ने गौरी और अविनाश का बाल एक साथ बांध दिया और कुछ मंत्र पढ़ के बाल जला दिए। जा, तेरा काम हो गया। अब सच में गौरी मुझसे प्यार करेगी ना? मरते दम तक। जब तक तुम दोनों में से कोई मर नहीं जाता तब तक ये काला जादू चलता रहेगा। अगले दिन अविनाश कॉलेज जाता है और गौरी उसे ही देख रही होती है। अविनाश ने कई बार नोटिस किया, गौरी की नजर उस पर ही थी। कुछ देर बाद गौरी जोर से अविनाश को आवाज देती है। पहली बार गौरी ने अविनाश को बुलाया था। अविनाश बहुत खुश होता है। अविनाश! अविनाश हैरान होकर देखता रहता है। आई लव यू अविनाश, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अविनाश गौरी को गले लगा लेता है। अविनाश गौरी से बहुत प्यार करता है। अब दोनों एक साथ घंटों घंटों बातें करते घूमते फिरते थे। गौरी का प्यार हर दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन अविनाश रानी से बात कर रहा था। तभी गौरी वहां आ जाती है। अविनाश, चलो कैंटीन चलते हैं। हाँ तो चल, मैं आता हूं। अभी चल अविनाश। देखते ही देखते गौरी का ये प्यार ऑब्सेशन में बदल जाता है। अब हर दिन गौरी अविनाश का फोन चेक करती है। उसे
किसी और लड़की के साथ बात करने नहीं देती। जब अविनाश गौरी का फोन नहीं उठाता, तब गौरी सबके सामने अविनाश को उल्टा सीधा सुना देती है। अब गौरी अविनाश के प्यार में पागल हो गई थी और अविनाश गौरी से तंग आ चुका था। अरे यार, तूने मेरा सांस लेना मुश्किल कर दिया है। मेरे सर पे मुसीबत की तरह घूमते रहती है। किसी भी लड़की से बात करता हूं तो तू बीच में आ जाती है। अरे तू ज्यादा सीरियस मत ले मुझे। हमारा बस टाइम पास ही है, समझी ना? मैं तो बहुत सीरियस हूँ। मैं तुमसे ही शादी करूंगी क्या? और हमारे बच्चे भी होंगे। अरे तू क्या पागल है? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब तू मेरा पीछा छोड़ दे प्लीज। ना मैं किसी के पास जाऊंगी और ना तुझे किसी के पास जाने दूंगी, समझा ना? गौरी की आंखों में गुस्सा था। उसकी आंखें लाल थी। ये देख के अविनाश डर जाता है और फिर से बुढ़िया के पास चला जाता है। अरे मेरे गले में क्या डाल दिया तूने बुढ़िया? मेरा सांस लेना भी मुश्किल कर दिया है उसने। गौरी पे जो काला जादू किया था ना तुमने, उसे हटा दो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। मैं तेरे बाप की नौकर नहीं हूँ। यहाँ आवाज नीचे करके बात कर। तभी पीछे से गौरी भी आ जाती है। देख, यहाँ भी मेरे पीछे आ गई तू। अरे मुझे ये गौरी नहीं चाहिए। ये तो मेरी बच्ची माया है, गौरी के शरीर में। क्या? और ये तुझसे बहुत प्यार करती है। मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। पर माया तेरे साथ बहुत खुश है, और जिसमें बेटी की खुशी, उसमें माँ भी खुश। अविनाश बुरी तरह डर जाता है। वो अपनी बचपन की फ्रेंड रानी के पास पहुंच जाता है। अरे अविनाश, तू? वो भी इतनी रात में? आज तेरी गौरी साथ नहीं है क्या? अविनाश रोते हुए रानी को सारी बातें बता देता है। अविनाश, तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तभी गौरी दोनों को गले लगते हुए देख लेती है। मेरे अविनाश को छुएगी? गौरी रानी का सिर दीवार में पटक पटक के रानी की जान ले लेती है। ये सब कुछ देख अविनाश चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। रानी! गौरी के हाथ रानी के खून से सने हुए हैं। उसी हाथ से गौरी अविनाश का चेहरा साफ करती है। अविनाश के चेहरे पे पूरा खून खून लग जाता है। मुझे जाने दो। अविनाश, तू थक गया है ना? आजा, मेरी गोद में सर रख के सो जा। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो। तुझे मैं क्यों मारूंगी? तू सो जा। मुझे जाने दो। सोने को कह रही हूँ ना, सो सो। गौरी अविनाश के छाती पे मारते मारते उसे जान से मार देती है और गौरी भी बेहोश हो जाती है। माया की आत्मा गौरी के शरीर से निकल जाती है। जब गौरी होश में आती है तो उसे कुछ याद नहीं होता। उसने क्या क्या किया है। अविनाश और रानी की लाश इतनी बुरी हालत में देख गौरी जोर से चिल्ला उठती है। माया
एक ऐसा शब्द है जिसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तब उससे बाहर आने की कोशिश में वो ना जाने कितनी ही चीजें गवा चुका होता है। आज की कहानी भी एक ऐसे ही गांव पर आधारित है जिस पर किसी जमाने में एक मायावी डायन का कब्जा हुआ करता था, तो बड़े हैरत अंगेज तरीके से अपना शिकार करती थी। अरे श्यामजीत, अब तुमको क्या ही बताए। कल रात वो डायन मेरे दरवाजे पर भी कटोरा लेकर पहुंची थी। हम चुपचाप बैठे रहे, दरवाजा नहीं खोले, वरना मरना तो निश्चित था। हाँ बबलू, तुम एकदम सही किए। वो अपनी माया से किसी को भी फंसाकर अपने कब्जे में कर सकती है। वैसे ही गांव के कई लोग उसके कैद में जा चुके हैं। अब मेरे बारे में तो तुम्हें पता ही है, तुम्हारी भाभी अनुपमा की डिलीवरी है, तो वो भी मायके गई है। ऐसे में तो और सतर्क रहना पड़ेगा। हाँ यार, अच्छा ही है। वैसे भी इस माहौल में गर्भवती औरत का इस गांव में होना ठीक नहीं। अब क्या ही बताए, ये गांव तो अब गांव कम शमशान ज्यादा लगता है। लेकिन एक बात बताओ मुझे, वैसे मैं तो काफी समय से शहर में था, तो मुझे इसके बारे में अब तक पूरी जानकारी नहीं मिली है। ऐसा क्या खास है इस डायन में जो लोग इससे इतना खौफ खाते हैं? अच्छा, तो तुमको अब तक वो कहानी नहीं पता? गांव का बच्चा बच्चा उस मायावी डायन के बारे में जानता है। बताओ यार, क्या कहानी है? अब अगर तुम इस कहानी से अनजान हो तो अनजान ही बने रहो। जानकार बनना ज्यादा खतरनाक है। ये पहेलियों में मुझसे बात मत करो, साफ साफ बताओ क्या कहानी है। देखो, शाम ढलने की कगार पर है, घर पहुंचकर इत्मीनान से बताऊंगा। अभी बताना सही नहीं है। कैसे डरपोक इंसान हो यार, अभी रास्ता भी लंबा है, बात करने को कुछ है ही नहीं। इसी सहारे रास्ता भी कट जाएगा जल्दी से। चलो बताओ अब। श्यामजीत के लगातार जिद करने पर बबलू मान जाता है और भगवान का नाम जपते हुए उस खौफनाक दास्तां पर से पर्दा उठाने की कोशिश करता है जिससे पूरा गांव डरता था। देखो, अब तुम्हारे जिद करने पर मैं बताने को तैयार तो हूं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर रास्ते में किसी भी समय कोई भी चहल पहल महसूस हो तो भूल कर भी पीछे नहीं पलटना और ना ही किसी भी आवाज का पीछा करना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हमेशा से तुम्हारी आदत रही है। हाँ मेरे बाप, मैं नहीं बोलूंगा कुछ, तुम बोलना शुरू करो। सालों पहले गांव में दूर से एक औरत आकर बस गई थी। उसकी एक कुटिया थी। दिन में वो एक आम बुढ़िया जैसी ही थी, लेकिन रात ढलते न जाने कौन सा चमत्कार हो जाता कि वो बदसूरत सी दिखने वाली बुढ़िया एक खूबसूरत अप्सरा में बदल जाती और पूरे गांव में लालटेन लिए भटकती। उसका असली मकसद होता था भटकते हुए नौजवानों को उनके घर तक पहुंचाना या किसी राहगीर का हमसफर बनना, लेकिन ये बस उसकी माया थी। असल में उसको किसी के प्रति कोई हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो इसी बहाने नजर रखती थी और भटकते हुए इंसान को अपनी कुटिया के पास ले आती और गाड़ देती। बहुत खूब, लेकिन एक बात बताओ, वो कोई गांव की भी महिला तो हो सकती है, जरूरी थोड़ी है कि वो वही डायन हो। ये बात भी एकदम ठीक बोली तुमने, लेकिन इसकी भी अपनी पहचान है। वो औरत कभी भी तुम्हारी आंखों में नहीं देखेगी, वो बस अपनी माया रचेगी और अगर शुरुआत की आधी मिनट में तुम उसके जाल में फंस गए तब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा सकते।
बबलू श्यामजीत को उस खौफनाक कहानी के बारे में बताता है और साथ ही साथ अब वो जंगल के किनारे पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी उनकी पीठ पीछे से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाजें आती हैं। मुझे लगता है उस मायावी डायन ने हमें देख लिया है। जल्दी भागो अब यहाँ से। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बबलू? कोई बच्चा जंगल में खो गया है और अपने माता पिता के लिए रो रहा है, और तुम यहाँ से कायरों की तरह भागने की बातें कर रहे हो। किसी ने सही ही कहा है, जब नसीब में जिंदगी का अंत होता है तब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और यही अभी तुम्हारे साथ हो रहा है। अगर अभी नहीं भागे तो मेरे दोस्त, अब मुलाकात तुम्हारी कब्र पर ही होगी। इतना कहकर बबलू पूरी ताकत से वहां से भागता है, लेकिन श्यामजीत अभी भी अपने मन की दुविधा में फंसकर खड़ा का खड़ा रह जाता है और फिर धीरे से पीछे पलटता है। श्यामजीत अब जो देखता है वो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जमीन पर उसी की गर्भवती पत्नी अनुपमा पड़ी होती है, जो दर्द से छटपटा रही थी। अनुपमा, तुम तो मायके गई थी, यहाँ क्या कर रही हो? श्यामजीत सोचता है शायद मायके से घर लौटते वक्त उसने इसी जंगल का रास्ता चुना। वो तो शुक्र है श्यामजीत भी यहीं था। तभी एक गहरे कोहरे से भरी रात छाने लगती है। श्यामजीत अनुपमा की आंखों में बार बार देखकर उससे हिम्मत रखने को कह रहा था, पर वही हुआ जिसका डर था। अनुपमा बार बार श्यामजीत की तरफ देखने से बच रही थी, ठीक वैसे जैसे बबलू ने उस मायावी डायन की कहानी में बताया था। तभी श्यामजीत उस बच्चे के रोने की आवाज पर गौर करता है। अचानक से उसके मन में ख्याल आता है कि अगर बच्चा पेट में है तो उसके रोने की आवाज कैसे सुनाई पड़ रही है। इतना सोचने के साथ ही उसके ठीक अपने सामने एक कुटिया नजर आती है। अब तक श्यामजीत को सब समझ आ चुका था कि ये अब उसके साथ क्या हो रहा है। ये महज एक माया है जिसमें वो फंसकर रह गया है और जिंदगी के आखिरी समय में पहुंच गया है। श्यामजीत तुरंत वहां से भागने के लिए उठता है कि तभी अनुपमा उसका हाथ पकड़ लेती है और वो बुढ़िया भूतनी यानी मायावी डायन में बदल जाती है, जिसके इर्द गिर्द जादू की छवि प्रकट होने लगती है। अचानक श्यामजीत जमीन के अंदर धंसने लगता है और तेज खींचता हुआ जमीन में जिंदा दफन हो जाता है। बबलू ने सबसे बड़ी भूल ये कर दी थी कि उसने समय और जगह नहीं देखी। उसने ये कहानी तभी सुनाई जब वो उस मायावी डायन के कुटिया के करीब से गुजर रहे थे। आज भी उस गांव का जंगल उसी मायावी डायन के दहशत से कांपता है, क्योंकि इंसान एक बार मौत से बच जाए, लेकिन माया से बचना इंसान की फितरत में नहीं। क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि एक शादी के दौरान पूरी की पूरी बारात ही एक साथ गायब हो जाए तो? यकीन करेंगे आप? आज की हमारी ये कहानी कुछ इसी पर आधारित है। आइए देखते हैं। 27 दिसंबर 2019 की ये तारीख, जब पार्थ की शादी होनी तय हुई थी। सारी तैयारियां जोरों से चल रही थी। शादी की रात शहनाइयों और बाजे के साथ बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची। मंडप किसी महाराजा की शादी जैसा सजा था। सब बहुत खुश थे। फेरों के लिए पार्थ तैयार था और उस वक्त उसकी दुल्हन मोहिनी भी हल्के कदमों के साथ थोड़े शर्मीले अंदाज में मंडप पहुंचती है। हाय, आज तो कुछ ज्यादा ही कमाल लग रही हो। क्या बात है? मोहिनी कुछ जवाब नहीं देती, बस हल्का मुस्कुराती है
और मंडप में दाखिल होती है। इसके बाद शादी की विधि शुरू कराई जाती है। फेरे होते हैं और सारी रस्मों के साथ पार्थ और उसकी दुल्हन मोहिनी की शादी संपन्न होती है। तभी अचानक से पूरे वेडिंग हॉल की लाइट्स एक साथ चली जाती है और हर तरफ कोहरा अंधेरा छा जाता है। सारे बाराती हल्ला मचाने लगते हैं और इसी बीच पार्थ मोहिनी से कहता है, मोहिनी, तुम ठीक हो? ना जाने ये लाइट्स कैसे चली गई। लेकिन मोहिनी की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। खैर, वो इस बात को अवॉइड करते हुए तुरंत बाहर खड़े इलेक्ट्रिशियन को कॉल करता है। अरे सुरेश, यार ये लाइट्स कैसे चली गई अचानक? ऐसी लापरवाही तुम लोग कैसे कर सकते हो? अरे क्या साहब, आप भी कैसा मजाक करते हो? मैं तो वेडिंग हॉल के एग्जिट पर ही खड़ा हूँ। मुझे तो साफ दिख रहा है कि लाइट्स तो है। हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? तभी अचानक लाइट्स वापस आ जाती है और फोन भी कट जाता है। पूरा वेडिंग हॉल वापस से जगमगा उठा। लेकिन जब सुरेश गौर से अपनी नजर घुमाता है तब वो एकदम भौचक्का रह जाता है। पूरा वेडिंग हॉल खाली था। सारे बाराती गायब थे। अरे, सब के सब कहां गायब हो गए? तभी पार्थ को उसके पीछे पायल खनकने की आवाज आती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो देखता है दुल्हन बनी मोहिनी घूंघट किए उसके करीब आ रही थी। मोहिनी, ना जाने ये सारे लोग कहां चले गए। चलो पहले चलकर इनको देखते हैं। पार्थ ने इतना कहा, लेकिन मोहिनी ने इस पर जरा भी रिएक्ट नहीं किया और शांत खड़ी रही। पार्थ उसके करीब जाता है और उसे हिलाने लगता है, लेकिन तब भी मोहिनी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और अगले पल वो चुपचाप एक ओर जाने लगी। मोहिनी, ये क्या बिहेवियर है? कहां जा रही हो तुम? मोहिनी इस बार भी कोई जवाब नहीं देती और धीरे धीरे एक तरफ जाने लगती है। पार्थ भी उसके पीछे जाता है और कुछ देर बाद मोहिनी अपने कमरे में जाती है और वो इशारे से पार्थ को अंदर बुलाती है। पार्थ कुछ समय तक यूं ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है, जो शायद उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लेकिन आखिरी भूल थी। वो अंदर कमरे में दाखिल होता है और तभी उसे कमरे में एक अजीब सी घबराहट महसूस होने लगती है। तभी पार्थ को मोहिनी का वॉइस मैसेज आता है। सॉरी पार्थ, बारिश में फंसी हूँ, थोड़ा संभाल लेना। ये सुनते ही पार्थ के होश उड़ जाते हैं। उसे अभी भी सामने मोहिनी दुल्हन के रूप में उल्टी तरफ मुंह किए खड़ी दिख रही थी, जिसने तो अभी फोन लिया भी नहीं। फिर ये सब कैसे हो सकता है? पार्थ एक बार कमरे के बाहर जाकर माहौल का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी उसके मन में ये विचार आया ही था कि कमरे का दरवाजा एकदम तेजी से बंद हो जाता है और साथ ही सामने खड़ी मोहिनी भी इस तरफ घूमती है। जैसे ही मोहिनी घूमी, उसके सिर से घूंघट उतर गया और उसकी आंखें एकदम काली हो गई। वो बिल्कुल एक चुड़ैल में बदल चुकी थी। उसके दांत जबान से बाहर निकल आए थे और सिर के बाल बड़े होने लगे। ये सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? तुम मेरी मोहिनी के लिबास में मेरे साथ ये छल क्यों कर रही हो? बहुत शौक है ना तुझे हर लड़की को बीवी बनाने का? मुझे भी शादी के झूठे वादे देकर घर से भगा ले आया और ऐन मौके पर मुझे धोखा देकर भाग गया। तुम स्नेहा हो? लेकिन तुमने तो खुदकुशी। हाँ, मैंने खुदकुशी कर ली, क्योंकि जो सपना मेरा जीते जी पूरा नहीं हुआ अब मरने के बाद होगा।
अब तुझे मरना होगा। इसके बाद एक फांसी का फंदा अचानक से पार्थ के गले में फंसता है और पार्थ सीधा ऊपर टंगे झालर से फांसी खाता है और तड़पते तड़पते उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। आखिर में उसकी मंगेतर मोहिनी भी उस कमरे में पहुंचती है, लेकिन उसे भी पार्थ के लटके शव से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। चुड़ैल बनी दुल्हन और उसने एक छल से अपना पुराना हिसाब लिया।